मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस चैप्टर में हम आज मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर को, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, दो भागों में बांटा है, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल जनरली ये रहते हैं आपके एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम और ऑटोसोम के ऊपर। इसके अलावा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं ये म्यूटेशन के कारण होते हैं। किसी भी जीन में एक आध कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ने के कारण यानी एडिशन ऑफ जीन, हटने के कारण यानी डिलीशन ऑफ जीन, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होने के कारण यानी डुप्लीकेशन ऑफ जीन, उसके रिवर्स होने के कारण यानी रिवर्सल ऑफ जीन के कारण कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। ये डिसऑर्डर पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और इनकी स्टडी को हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा आसानी से इस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं कि अब बच्चों में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उनसे बचाव के उपाय भी हम शुरुआत से ही कर सकते हैं। तो यदि हम कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग समय पर नहीं हो पाती। जनरली घाव लगता है शरीर में तो 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाना चाहिए, लेकिन पूरे हीमोफीलिया में आप देखा गया है कि 2 से लेकर 3 फैक्टर्स की कमी हो जाती है जो क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होते हैं। क्लॉटिंग में अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम चाहिए, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, लाकी लोरेंट फैक्टर होता है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर की कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है हीमोफीलिया। और व्यक्ति को चोट लगने पर, हीमोफिलिक पर्सन है, चोट लगने पर टाइम से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये देखा गया है कि जो ब्रिटेन का रॉयल फैमिली है जिसमें महारानी विक्टोरिया भी शामिल हैं, उनके परिवार में ये कई पीढ़ियों से लगातार ये बीमारी चलती चली आ रही है। ये पेडिग्री एनालिसिस से ही सिद्ध हुआ। दूसरी बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर बहुत ही फाइबर हो जाते हैं, फाइब्रोस हो जाते हैं लंग्स, और उनमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरी है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह एक नया अमीनो एसिड आ सकता है जिसको कहते हैं हम वेलिन। और ऐसा होने से क्या होता है, जो हमारी आरबीसी गोलाकार रहना चाहिए वो हो जाती हैं हंसिया के आकार की। इस तरह की आरबीसी होने से क्या होता है, प्रॉपर मात्रा में उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी होने के कारण ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। एनीमिया मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी या खून की कमी। सिकल सेल, सिकल मतलब हंसियाकार हो गई हैं, क्योंकि ग्लूटामिक क्या करता था, गोलाकार करता था, और ये हंसियाकार क्यों हो गई, क्योंकि ये बेलिन आ गया उसकी जगह। तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पर एक सिंगल म्यूटेशन होने के कारण ग्लूटामिक एसिड बदल गया बेलिन में और आरबीसी हो गई राउंडेड से सिकल सेल, और इसके कारण हो गई ब्लड की कमी। तो ये सिकल सेल एनीमिया। तीसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये कलर ब्लाइंड का जीन है। अब समस्या कहाँ होती है, जब हम मेल की बात करें तो मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम रहते हैं। अब यदि एक भी कलर ब्लाइंड का जीन है तो ये फिर अफेक्टेड मेल कहलाएगा। फीमेल में ये फायदा होता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम है। कितने हैं, 2 एक्स है। तो यदि एक एक्स के ऊपर भी है तो ये फीमेल क्या कहलाएगी, कैरियर कहलाएगी, अफेक्टेड नहीं कहलाएगी। फीमेल अफेक्टेड तभी होगी जब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन उपस्थित हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके बाद हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये सब नाम आपको याद रखना है मेंडेलियन डिसऑर्डर के। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन को, ये फिनाइल एलेनिन है, इसको पायरुवेट में बदलने वाले एक एंजाइम की कमी हो जाती है। वो एंजाइम एब्सेंट हो गए यहाँ से, एब्सेंट।
तो फिनाइलएलेनिन को पायरुविक एसिड में बदलने वाला जो एंजाइम है उसकी कमी होने के कारण क्या हो गया, फिनाइलएलेनिन पायरुविक एसिड में ना बदलकर फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाता है और इसके कारण मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, यूरिन में प्रॉब्लम आती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आती है, तो ये भी फिनाइलग्लूटानेरिया। इसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी लगातार जो है ब्लड चढ़ाया जाता है मरीज को, क्योंकि प्रॉपर बोन मैरो से आरबीसी बनना बंद हो जाता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव, और इनकी स्टडी भी हम आगे करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव। देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर जो रहेंगे वो हर बार, यानी पहली पीढ़ी में भी कोई ना कोई बीमार रहेगा, दूसरी में भी कोई ना कोई बीमार रहेगा, तीसरी में भी कोई ना कोई बीमार रहेगा, चौथी में भी कोई ना कोई बीमार रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। रेसेसिव में जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई बीमार हो सकता है माता पिता स्वस्थ हैं, कोई भी उनमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो अफेक्टेड हो जाए, बच्चा अफेक्टेड हो जाएगा तो उसको ऐसे दिखाएंगे हम, तो ये कहलाएगा कि ये रेसेसिव जीन था दोनों के पास, यहाँ पर दोनों इकट्ठे हो गए रेसेसिव स्मॉल आर, और उसने बच्चे को जो है बीमार बना दिया। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं। पेडिग्री के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, आप दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं हर पीढ़ी में, ये पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, हर पीढ़ी में कोई ना कोई बीमार बना हुआ है, और क्लियर ये बता रहा है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। और इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखिए, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जबकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये पहली पीढ़ी कोई बीमार नहीं, दूसरी पीढ़ी में बीमार है, तीसरी पीढ़ी में बीमार है। इसका मतलब इन दोनों के पास रिसेसिव जीन था जो यहाँ आ गया, और इसका ये ऑटोसोमल है, और ये हर पीढ़ी में बीमार नहीं, इसलिए रिसेसिव है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इस तरह आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।